हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है आनुवंशिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो किस प्रकार से जो यह करैक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, हेरिडिटी करैक्टर्स किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जीव होते हैं, जीवधारी, वो एक विशेष प्रकार के गुण रखते हैं। जैसे कि केवल जीवधारियों में ही ये गुण पाया जाता है कि वे प्रजनन कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए सक्षम होते हैं, कि क्रिया द्वारा अपने ही समान संतानें उत्पन्न करते हैं। तो यह विशेष प्रकार का लक्षण होता है जिसमें रिप्रोडक्शन के आधार पर वह जनन करते हैं और अपने बच्चों को, संतानों को जन्म देते हैं। तो जैसे कि मनुष्य मनुष्य की संतान मनुष्य के समान होगी, ऐसा एक करैक्टर वंशागत होता है। जैसे कि जनकों के लक्षण संतानों में वंशागत होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में वंशागत होते हैं, आनुवांशिक लक्षण या विशेषक ट्रेड्स कहलाते हैं। तो ट्रेड्स अर्थात करैक्टर्स, लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, जो संतानें अपने पेरेंट्स के समान हूबहू कुछ करैक्टर्स लेकर के आगे वंशागत होती हैं, तो उस प्रकार के लक्षणों का अध्ययन करना आनुवंशिक के आधार पर आता है। तो आनुवंशिकता या वंशागत, तो हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतानों में स्थानांतरित होने की क्रिया को आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो भी लक्षण कैरेक्टर्स होते हैं, जो जनकों से मिलने के बाद संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की क्रिया होती है, वही हमारी आनुवंशिकता या वंशागति कहलाती है। तो अब इसके बाद में हम इन करैक्टरों को जिस विज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं, तो आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1905 में आनुवंशिकी शब्द का उपयोग किया हुआ था, और उनके द्वारा एक जो परिभाषा दी गई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिक समानताओं को एवं असमानताओं तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहलाती है। इसी प्रकार से आप ये जानेंगे कि आनुवंशिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और वो समानताएं और असमानताएं जो परिवर्तन देखने को हमको अगली पीढ़ी में मिलते हैं, या समानताएं जो समान लक्षण अगली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से वंशागत होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ऐसे विज्ञान को हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया और उनका क्या इतिहास है। तो सबसे पहले हम लोगों का एक नाम आता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसलिए जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही पहले और सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स का उपयोग करके हमें ये बताया कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों में कैरेक्टर्स वंशागत होते हैं। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हाई स्कूल में बोर्ड में पूछे जाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी सिलेबस से आपको मिलेंगे। जैसा जेनेटिक्स क्या है, क्या किस प्रकार से आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, या इनके जो पिता थे वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, क्या कौन सा देश था, क्या उन्होंने किया,
और किस प्रकार से करैक्टर और कुछ उनके सिद्धांतों को कैसे बताया। तो उसी विषय में हम लोग जानेंगे कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया नामक देश में ब्रून शहर पाया जाता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई। तो अब हम इनके कुछ इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों की उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो ये जरूर याद रखना है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में सन 1865 में रखा। तो यानी कि जो अपने विचार थे उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा गठित थी और उसी में 1865 में अपने विचारों को वहां पर रखा। इन सिद्धांतों को सन 1866 में प्रकाशित किया, यानी कि अपना जो शोध पत्र था वो 1866 ईस्वी में प्रकाशित कराया और अपने सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने एक आनुवंशिकी या इस आनुवंशिक विज्ञान के आधार पर कुछ रिसर्च की। उनमें से नंबर 1 पर हुगो डी ब्रीज हालैंड के वैज्ञानिक थे और कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे और एरिक शेरमैक एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो मेंडल के बाद, जब मेंडल के देहांत के बाद इनके नियमों का ज़्यादा प्रचलन नहीं हो पाया, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए अलग अलग देशों में कुछ वैज्ञानिक हुए, जैसे हुगो डी ब्रीज हॉलैंड में और कार्ल कोरेंस जर्मनी में, एरिक शेरमैक जो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने निष्कर्षों में पाया कि मेंडल के जो प्रयोग थे वो अनेक निष्कर्ष निकाले और कुछ उनके नियमों को अच्छी तरह से समझा करके उनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया और बताया कि जो मेंडल ने वर्क किया वो बहुत ही सराहनीय था और इसी वजह से आनुवंशिकी की नींव डालने के आधार पर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो आनुवंशिकी का वर्क करने के आधार पर, कार्य करने के आधार पर, लक्षणों को बताने के आधार पर मेंडल को ही जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। तो ये विषय आपको याद रखना है कि हुगो डी ब्रीज इन्होंने बाद में रिसर्च की थी 1900 के बाद और कार्ल कोरेंस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, एरिक शेरमैक जो ऑस्ट्रिया के ही वैज्ञानिक थे, इन्होंने बाद में अपने विचार प्रस्तुत किए और जब एक से ही जो रिसर्च निकली तो वो उससे पहले मेंडल ने उस पर रिसर्च कर रखी थी, इस वजह से उनको जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने प्रयोग किए तो उसमें मटर के पौधे को क्यों चुना। तो प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन, तो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, तो सिलेक्शन पी प्लांट का ही क्यों किया, ये सवाल उठता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो साइंटिफिक नाम पाइसम सटाइवम है, ये भी आप लोग याद रखें कि इसका जंतु वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है मटर का। तो पाइसम और सटाइवम ये आप नाम याद कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। और ये क्यों उन्होंने चुना, तो सबसे नंबर 1 है कि मटर का पौधा एक वार्षिक होता है और एक वार्षिक होने के कारण इसमें आप रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं और इसमें मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प अर्थात जो नर व मादा के जो भाग होते हैं वो एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, इसलिए इस पे एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं और अच्छी तरह से इसमें आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि मटर का पौधा जो होता है उसका पुष्प किस प्रकार का होता है, तो द्विलिंगी पुष्प होता है। नंबर 3 है मटर में एक दूसरे के विपरीत लक्षण मिलते हैं। एक दूसरे के विपरीत लक्षण अर्थात जैसे कि पौधे का आकार, लंबापन या बौनापन, तो
इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि जो मटर का पौधा है उसमें कुछ करेक्टर्स और सारे करेक्टर मिलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7 जोड़ी जो करेक्टर होते हैं वो हम लोग आगे आगे जानेंगे कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। तो 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनको अध्ययन उन्होंने आगे बताया है। इनमें स्वनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। स्वनिषेचन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन आप लोग जानते हैं कि स्वपरागण होता रहता है, इसमें किसी बाहर चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है या किसी एजेंट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वनिषेचन होता रहता है। 5वां नंबर है, इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। तो ये क्या है कृत्रिम पर परागण, यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से मनुष्य के द्वारा मैन अपना इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता है और इसमें पर परागण क्रॉस कराया जा सकता है, अर्थात संकरण। हाइब्रिड जो हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है वह इस पर किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसकी वजह से यह पौधा एक रिसर्च के लिए बहुत ही उपयोगी है और कम समय में इस पर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, इसलिए मेंडल ने इस पौधे का उपयोग किया। तो आगे बढ़ते हैं मेंडल के मटर पर प्रयोग। अब मेंडल ने जो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, तो मेंडल ने किस प्रकार से मटर के पौधे को चुना और उनके क्या सिद्धांत थे, मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पर जानेंगे कि मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण था। तो मटर के पौधे के 7 जोड़ी लक्षण जो पाए जाते हैं वो आप देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि कैरेक्टर्स क्या है और जीन, डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है, जो आप जानते हैं प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं इस प्रकार से, और ये अप्रभावी। अप्रभावी अर्थात जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली F1 जनरेशन में दिखते नहीं है, छिप जाते हैं, वो लक्षण अप्रभावी होते हैं। तो अभी हम इसको और आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अभी केवल हमें ये देखना है कि स्टेम जो है, स्टेम की लेंथ क्या है। तो लंबाई के आधार पर जो डोमिनेंट करेक्टर है वो टॉल है, यानी कि लंबापन, और दूसरा करेक्टर है डॉट। डॉट मतलब बौनापन। तो तने की लंबाई के आधार पर पौधा 2 प्रकार के होते हैं, लंबे और बौने। इसके बाद पॉड शेप। अब फली का जो आकार है, रूप है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, यानी कि आपको चपटी फली मिलेगी और सिकुड़ी हुई आपको फली देखने को मिलेगी, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है। इसके बाद सीड सेप, जो बीज देखने को मिलेगा वो राउंड यानी कि गोल होगा और रिंकल्ड अर्थात झुर्रीदार होगा। सीड का कलर, सीड का कलर आप देखेंगे कि जो डोमिनेंट करेक्टर है, यानी कि एक पीढ़ी में से जैसे F1 पीढ़ी में पहुंचता है तो वो प्रभावी करेक्टर को प्रदर्शित करता है, इसलिए येलो का होगा। और इसी में दूसरा बीज होगा जो रिसेसिव कलर को, रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि अप्रभावी होगा, ग्रीन कलर। फ्लावर का पोजीशन, तो पुष्प की जो स्थिति है वो एक्सियल है, और इसमें पुष्प बताया गया है कि एक्सियल पाया जाता है और इसमें टर्मिनल पाया जाता है। तो टर्मिनल मतलब आपको अंतर समझ में आ रहा है। तो ये रिसेसिव है और ये एक्सेल जो है वो आपको डोमिनेंट है। और फ्लावर कलर जो है, फ्लावर कलर पाया जाएगा तो पर्पल एंड व्हाइट पाया जाएगा, अलग अलग दोनों में करेक्टर्स हैं। अब इसमें 7 नंबर जो है, जो पॉड कलर, फली का जो रंग है वो ग्रीन है और येलो है। तो इस प्रकार से ये 7 करेक्टर्स आपको जो 1 बाय 1 आपको बताए गए वो आप याद कर लें, और इस प्रकार से इनको याद करके अपने पेपर में पूछे जाने पर इसको लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको मेंशन किया गया, बताया गया है। तो ये 7 करेक्टर हैं और इन्हीं 7 करेक्टरों को किस प्रकार से स्टडी किया जाएगा और कैसे इनको बारी बारी से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ये स्थानांतरित होते हैं, अर्थात अपने लक्षणों को कैसे आगे बढ़ाते हैं।
तो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनमें उन्होंने कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया, किस प्रकार से वो अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ जो शब्द यूज हुए उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि हमें आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो प्रभावी, प्रभावी का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि जो करेक्टर लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होता है, अर्थात जो आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी है उसमें F1 जनरेशन में, जो F1 जनरेशन में हमें जो संतानें प्राप्त होती हैं उनमें जो करेक्टर दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावी, डोमिनेंट करेक्टर्स कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ लंबापन, लंबापन अर्थात टाल, टाल जो F1 पीढ़ी में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, यानी कि अपने करेक्टरों को दिखा देता है, प्रदर्शित कर देता है F1 पीढ़ी में, इसलिए इसे हम अप्रभावी, प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर दिया गया है अप्रभावी करेक्टर्स, रिसेसिव, जो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, जैसे कि बौनापन। बौनापन क्या होता है? हम जब F1 देखते हैं तो F1 पीढ़ी में बौनापन जो होता है वो नहीं दिखता है और छिप जाता है। इस प्रकार की जो पीढ़ी होती है उसमें आप जानेंगे कि जो बौनापन है वो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके लक्षण अगले पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, जिसकी वजह से यह लक्षण अप्रभावी है। इसके बारे में और आगे इन डिटेल में चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि जो लक्षण किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, यानी कि जो लक्षण आगे आपको दिखता है, सामने प्रकट हो जाता है, वो हमारा फिनोटाइप होता है। जैसे कि बाहर से देख करके पता चल जाए कि कैसा है, अब उसके अंदर के गुणों के बारे में जानना मुश्किल होता है, तो वो करेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखें, कोई व्यक्ति कितना लंबा है, मोटा है, कैसा है, या कोई फल कैसा है, कोई बीज कैसा है, यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बाहरी लक्षणों के बारे में, जैसे लंबापन, बौनापन आदि, या गोल या झुर्रीदार, जो बाहर से देख सकते हैं, अंदर से करेक्टर नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो बाह्य प्रारूप के आधार पर, यानी कि बाहरी लक्षणों को हम देखते हैं, वो हमारा फिनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप दूसरा शब्द है इसी का मिलता जुलता। तो जीनोटाइप क्या होता है कि किसी भी जीव में की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। तो कोई भी जीव होगा, जीव की संरचना, जीनी संरचना जो होगी, आंतरिक संरचना, जो उसमें करेक्टर लिखे होते हैं, जैसे कैपिटल टी यहाँ पर आपको बताया गया, वो स्मॉल टी, इस प्रकार से बहुत सारे करेक्टर्स आपको कैपिटल आर या राउंड के आधार पर, या स्मॉल आर, ये जीन के आधार पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी भी आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से संरचनाएं जो होती हैं वो जीनोटाइप कहलाती हैं। अब दूसरा शब्द है संकर। संकर मतलब हाइब्रिड। पूरा दारोमदार इसी के ऊपर है, जो हाइब्रिड अर्थात संकर मतलब जो अपने विशेष प्रकार के लक्षण, यानी कि दोनों के माँ और पिता के जो लक्षण होते हैं वो दोनों प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार के क्रिया को हाइब्रिड या संकर कहते हैं। तो जानेंगे क्या है, जब किस विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनसे प्राप्त होने वाली संतान को संकर कहते हैं या हाइब्रिड कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि विपरीत लक्षण जो होंगे, विपरीत लक्षण वाले मेल और फीमेल के बीच जब निषेचन कराया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको जानना है कि अगर मान लीजिए जो मादा है उसके मतलब करेक्टर्स बौनापन है, पेड़ की बात करें तो इसमें हम जानेंगे बौनापन है, और जो नर है वह लंबा है। तो इसमें जब क्रॉस कराया जाएगा तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, तो उसमें जो संतानें होती हैं वो लंबी संतानें होती हैं। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स को हम संकर कह सकते हैं। जो होने वाली संतानें हैं वो लंबी हुई तो उनको हम संकर कह सकते हैं। तो इसी के आगे यह क्रिया संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अर्थात जो हम यहाँ देखते हैं कि जिस प्रकार से संकर क्रिया में, हाइब्रिड क्रिया में
जो मेल और फीमेल भाग लेते हैं, जो इस प्रकार से उनकी संतानें प्रकट होती हैं, तो उस प्रोजेक्शन को, क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये भी याद कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया और उनसे प्राप्त संकर बीज विपरीत लक्षणों से जो माँ बाप के मिलने से प्राप्त होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। हम जानेंगे कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो एक संकर संकरण अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत पूछे जाने वाला एक विषय है, और इसके आधार पर आपको जानना होगा कि मोनो मतलब एक, एक मतलब कोई एक कैरेक्टर जो हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो संकर लक्षण रखता हो और उसका क्रॉस पर परागण कराया जाए, यानी कि उसका निषेचन कराया जाए। तो उसके लिए जब दो विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। जो हाइब्रिड होता है क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई विपरीत लक्षण है, रखे हुए विपरीत लक्षण है, और उसके बाद में नर और मादा के जो एक जोड़ी केवल लक्षणों का ही हम अध्ययन करें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो P1 है पेरेंट कैपिटल आर, और जो फीमेल है वो स्मॉल आर जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रदर्शित करता है। युग्मक अर्थात जो गैमेट बनते हैं, वो आप एक गैमेट देखेंगे तो कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये स्मॉल आर को प्रेजेंट करेगा। तो F1 पीढ़ी में जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है वो हमारी कैपिटल आर संयोग करने से और इसके आर के संयोग से, स्मॉल आर से, ये हमारी एक पीढ़ी प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से अगर ये आर मिलता है और ये क्रिया करता है इस प्रकार से, तो ये भी कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा, जिससे कि ये जो पीढ़ियां हैं उसको हम संकर या हाइब्रिड जनरेशन कह सकते हैं। तो हाइब्रिड कह सकते हैं, इसलिए एक संकर संतानें कहलाती हैं। तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है वो मोनोहाइब्रिड के आधार पर एक संकर संकरण यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें से एक करेक्टर्स ये और एक करेक्टर्स आपको ये ले लिया गया है, जिसमें आपको समझाने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से एक संकर संकरण का कैसे आनुवंशिक लक्षण आगे वंशागत होते हैं। तो केवल एक लक्षण के बारे में हम जानकारी करेंगे, तो वो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसा हम लोग जानते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी हमने पढ़ा, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी कि दो जो लक्षण हैं, दो लक्षणों को हमें जानना है, एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में कैसे ये दो लक्षण पहुंचते हैं। तो दोनों लक्षणों का एक साथ ही अध्ययन करना हमारा द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो जब विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के बीच दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो ऐसा संकरण द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जब दो लक्षणों को हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को अध्ययन करते हैं तो हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे गोल व पीले बीज वाले पौधे, जो बीज का आकार है और रंग है, तो आकार राउंड यानी कि गोल, और येलो अर्थात बीज का जो रंग है, तो ये दो विपरीत कैरेक्टर्स हो गए, और उन दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाएगा और उनका संकरण, संकरण अर्थात किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन जो कराया जाएगा, तो हरे व झुर्रीदार अर्थात ग्रीन और रिंकल्ड जो बीज हैं उनके साथ कराने पर वह हमारे साथ कैसे आगे वंशागत होते हैं, तो वो देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर डबल आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इसलिए हम इसे द्विसंकर संकरण कह सकते हैं। बहुसंकर संकरण क्या होता है, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉली मतलब बहु, बहु यानी कि दो या दो से अधिक जो ऐसे लक्षण एक साथ जब हम किसी जीव में अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई कैरेक्टर्स एक साथ, किसी का कान, किसी की नाक, किसी की लंबाई, किसी के रंग, किसी का रूप, ये आपको एक साथ स्टडी करने को मिलता है, तो ये बहु हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है।
तो जो जीव एक दूसरे से जब नई संतानें उत्पन्न होती है तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत से देखने को मिलते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही कैरेक्टर वहाँ पर देखने को मिले, तो उसमें एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब संकरण करने वाले नर व मादा के मध्य दो से अधिक विपरीत लक्षणों के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग में कुछ ऐसे मतलब जो है शब्दों का उपयोग किया जो हमें आगे पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इसके बाद समयुग्मनजी। समयुग्मनजी मतलब होमोजाइगस। होमोजाइगस जैसा कि आप लोग जानते हैं, सम सम मतलब समान, यानी कि जो गैमीट होंगे वो एक समान होने चाहिए। तो जब किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों एलील एलील एक समान हो तो इस स्थिति को समयुग्मनजी कहते हैं। दोनों एलील अर्थात जैसे आप देख रहे हैं, तो जो हमारे जो एलील हैं, तो एलील जो है वो एक समान है। जो यहाँ पर कैपिटल टी है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस प्रकार से ईटीसी आप और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे आप काफी आप लिख सकते हैं जो भी लिखना हो। आप कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये सभी क्या होते हैं, समयुग्मनजी होते हैं, अर्थात होमोजाइगस होते हैं। इसमें कोई विपरीत जोड़ा नहीं होता। जो पेयर में होगा कैरेक्टर्स गैमेट्स जो होगा, एलील जो होगा वो पेयर में पाया जाएगा, इसलिए इसे हम होमोजाइगस समयुग्मनजी कहते हैं। यानी कि इसके जो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, वो एक समान होते हैं। अब हमारा दूसरा विषय है विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी अर्थात हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब किसी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों एलील असमान होते हैं तो इस स्थिति को विषम युग्मनजी कहते हैं। अर्थात जो एलील होते हैं वो विपरीत हों, एक कैपिटल एक स्मॉल, इस प्रकार के कैरेक्टर को हम हेट्रोजाइगस अर्थात विषम युग्मनजी कह सकते हैं। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों चीजें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, इसलिए ये हमारा हेट्रोजाइगस कहलाता है। तो यानी इस प्रकार से आप देखेंगे, तो जब भी आप आगे कहीं मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल के पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि जब कोई भी आपको बोला जाएगा कि हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस, तो आपको तुरंत उसको कैच करना है और पकड़ना है कि हाँ ये आपको डिस्टर्ब ना हो और बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा देखना पड़ेगा और समझना होगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होगा, अगर विपरीत है तो वो हेट्रोजाइगस होगा, अगर समान है तो कैपिटल टी तो वो होमोजाइगस होगा। एलील क्या होता है, एलील देखेंगे विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों, जो युग्मों जो होते हैं तो उनको एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। तो जो युग्मकों को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जो होते हैं उनको एलील या एलीलोमार्फ बोलते हैं। तो विपरीत लक्षणों वाले, तो जो विपरीत जो भी होंगे एलील, जैसे आपको कैपिटल टी या स्मॉल टी ऐसा कुछ दे दिया गया, या कैपिटल टी स्मॉल टी ये दे दिया गया, तो ये एलील कहलाएगा। यानी कि उससे कोई अंतर नहीं होता है, विपरीत हो या समान हो, हेट्रोजाइगस हो या होमोजाइगस हो, उससे में लेना देना नहीं है, वो एलील कहलाता है। अब दूसरा दिया गया है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण अर्थात जिसे परीक्षण संकरण किसे कहते हैं, तो टेस्ट क्रॉस उसको हम परीक्षण करेंगे। ये ऐसा संकरण जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतानों, जो F1 में हमें संतानें प्राप्त होती हैं तथा अप्रभावी जनक के मध्य कराया जाता है। यानी कि जो संकरण होता है वो जो प्रथम पीढ़ी में F1 में जो पीढ़ी में हमें प्राप्त हुई संतानें, उनका संकरण हम अप्रभावी जनकों के मध्य कराते हैं, तो उस संकरण को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हमारा F1 जनरेशन में हमको प्राप्त हुआ था, और ये जो स्मॉल टी जो बौनापन था उससे हमें अब दोबारा अगर हम क्रॉस कराएं तो हमें जो प्राप्त होगा या जो रिजल्ट सामने आएगा वो या यह क्रिया हमारी परीक्षण संकरण कहलाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे जो दिए गए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है, और स्मॉल टी दोनों है तो ये होमोजाइगस है। तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपिटल टी
और स्मॉल टी हम लोग यहाँ पर एलील बना लेंगे। इसके बाद क्रॉस कराते हैं तो स्मॉल टी। तो अगर हम इस प्रकार से अगर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा स्मॉल टी और ये अगर इसके साथ क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इससे जो हमें रिजल्ट मिले उनमें ये देखने को मिलता है कि लगभग 50% जो होंगे वो हाइब्रिड आपको हेटेरोजाइगस पौधे प्राप्त होंगे, और 50% जो होंगे वो आपको बौने शुद्ध पौधे प्राप्त होंगे। तो यही हमारा परीक्षण क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो अब हम आगे जानेंगे मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और इसमें कौन कौन से नियम कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और यह जेनेटिक्स के आधार पर बहुत ही उपयोगी भी है, तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला नंबर आप लोग जानते हैं कि मेंडल ने 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। तो मेंडल ने 3 नियम हमें दिए थे। तो इन 3 नियमों को जो पढ़ना है, तो 3 नियमों को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें से जानेंगे। सबसे पहला नंबर है कि प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। कहने का मतलब कि जो लक्षण अपने F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करता है उसको हम प्रभाविता का नियम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस में रखते हैं। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब F1 जनरेशन में, पेरेंट से F1 जनरेशन में पहुंचते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, जो लक्षण प्रदर्शित कर देता है जीन्स, उसे हम डोमिनेंट्स कहते हैं। तो जब परस्पर विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में दोनों में से केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित होता है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होता है वह प्रभावी लक्षण कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहलाता है, तथा जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है, अर्थात रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं, तो ये देखेंगे कि जो हमारे पेरेंट है ये हमारे P1 है, और इनमें हमने पौधे लिए टाल, यानी कि जो हमारे गैमीट बनेंगे वो कैपिटल टी, और डॉर्फ में जो बौनापन पौधा है, जो आप साफ दिख रहा है आपको चित्र में, इसलिए समझाने के लिए बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकें। लंबापन और बौनापन पौधे का जो आकार है वह अलग अलग प्रदर्शित होता है। तो इस पे आप देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिलते हैं F1 जनरेशन में, यानी कि F1 जो पीढ़ी है वहाँ पर जो हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे पौधे मिलते हैं, जो ये तय करते हैं कि इसमें जो टी है ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने के कारण अर्थात ये प्रदर्शित करता है कि डोमिनेंस अवस्था में कैपिटल टी के लक्षण यहाँ पर देखने को मिले, जिसकी वजह से ये पौधा टाल हो गया। और यहाँ पर जो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी लगा हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे स्मॉल टी है, यहाँ पर जो स्मॉल टी है वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करने दे रहा है, इसलिए यह कैरेक्टर रिसेसिव है। कैसा है? रिसेसिव, यानी कि अप्रभावी है। कैसा है? अप्रभावी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लक्षण अपनी F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं जीन, वह अप्रभावी जीन, अप्रभावी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब इनका आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये अगली पीढ़ी में आपको यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। तो जैसे कि पुनः इसे फिर से स्वपरागण करा दिया गया F2 जनरेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, जब हम F1 जनरेशन को पुनः सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तो सेल्फ क्रॉस में आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से अपने कैरेक्टरों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे F1 जनरेशन है, और इसके जो गैमीट बनेंगे
तो गैमेट्स जो बनेंगे वो आप देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और इसका कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इधर देखेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इधर देखेंगे तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर हमें 3 जो पौधे प्राप्त हुए वो लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? लंबे पौधे। और एक में शुद्ध, कैसा? शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ, अर्थात प्योर डॉर्फ। तो प्योर डॉर्फ हमें प्लांट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लास्ट का है ये एक प्रकार से शुद्ध पौधा प्राप्त होता है जो कैसा है? बौना है। लेकिन इसमें एक जो है आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पहला जो पौधा है वह शुद्ध लंबा है और 2 लास्ट के बीच में जो आप देख रहे हैं वह हाइब्रिड है। कैसे हैं? संकर है। कैसे हैं? संकर, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर पाया जा रहा है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी, यानी कि ये शुद्ध है। और चार्ट में आपको इसलिए बताया कि आप इससे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जीन कैसे प्रदर्शित हुए। तो कैपिटल टी का मतलब है शुद्ध लंबा। ये जो पौधा होगा शुद्ध लंबा होगा और ये 2 पौधे जो होंगे वह संकर लंबे होंगे। कैसे होंगे? संकर लंबे। और लास्ट जो होगा डॉट, यह शुद्ध बौना होगा। तो इसे हमें जानना है। तो ये 2 हमारे जो होंगे वो शुद्ध नहीं होंगे और ये संकर लंबे होंगे। इसमें एक हमारा लंबा शुद्ध होगा और एक बौना शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हमें ये जानना है कि किस प्रकार से ये आगे पीढ़ी में स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। तो ये आप देखेंगे। और नेक्स्ट मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम क्या कहलाता है, किस प्रकार से गैमेट्स अलग हो जाते हैं, जीन्स अलग हो जाते हैं और अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स युग्मक जो होते हैं वो किस प्रकार से शुद्ध अलग तरीके से नई पीढ़ी में अलग हो जाते हैं, वो चीज जानेंगे। तो मेंडल का 2-3 नियम है कि किस प्रकार से जो जीन्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से भिन्न हो जाते हैं, तो वो जानेंगे। तो जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं, जो पेरेंट है प्योर टॉल है और प्योर डॉर्फ है। तो यहाँ पर आपको बताया गया जो गैमेट बने कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। इसके बाद में F1 जनरेशन जो हमें प्राप्त हुई, तो हमें इन्हीं दोनों के बीच में जो क्रॉस कराया गया हेटेरोजाइगस मिल करके, तो ये विषम युग्मजीव है। कैसा है? विषम युग्मजीव। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी मतलब एक जो जीन है वह कैपिटल लंबा को प्रदर्शित कर रहा है और ये रिसेसिव जो है वहां पर बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो लक्षण आया वह संकर लंबा कहलाया। कैसा कहलाया? संकर लंबा। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल टी है उसने अपने कैरेक्टरों को प्रदर्शित नहीं होने दिया यहाँ पर, और जो कैपिटल टी है उसके कैरेक्टर ही केवल यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए यह हाइब्रिड हुआ। अब इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर आपको ये गैमेट दिया गया, और इस प्रकार से गैमेट से जब मैंने आपको ये बताया था तो पहले कैरेक्टर्स में, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी यानी कि टॉल हो गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी जब क्रॉस करता है तो कैरेक्टर्स में भी टॉल आता है, लेकिन ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये हाइब्रिड कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संकर अर्थात हाइब्रिड। तो यह हाइब्रिड कैरेक्टर है। ये लास्ट में कैपिटल टी की जगह पर आपको यहाँ पर स्मॉल टी दोनों देखना है।
और तो इसमें स्मॉल टी कैरेक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ये है शुद्ध बौना होता है, जिससे कि ये हम कह सकते हैं कि जो F2 पीढ़ी है उसमें शुद्ध एक पौधा प्राप्त होता है जो बौना होता है। इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा हमें प्राप्त हुआ, और दो संकर जो हमको यहाँ पर प्लांट प्राप्त हुए। और इस प्रकार से इनके पृथक्करण को ही हम पृथक्करण के नियम के आधार पर जांचते हैं, और इनको पृथक्करण के नियम के अनुसार ही उसमें व्यक्त किया गया है। तो इसमें हम ये कह सकते तो यहाँ हम लोग जानेंगे किस प्रकार से इसमें हमें करेक्टर प्राप्त हुए। तो जैसे कि यहाँ पर F1 जनरेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात ये हमारे F1 जनरेशन की पीढ़ी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जो हम गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट हमारे किस प्रकार से बनेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका हम क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराने पर हमें प्राप्त होता है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब इसमें देखेंगे कि ये तीन जो कैरेक्टर हैं यह लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे हैं। तो शुद्ध लंबे नहीं कहेंगे, ये हमारे तीन कैरेक्टर लंबे हैं, और एक ये हमारा पौधा जो प्राप्त हुआ वो बौना प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? बौना। लेकिन अगर हम बात करें तो एक जो कैरेक्टर है ये हमारा शुद्ध लंबा है, और यह शंकर लंबे हैं। यह शुद्ध बौना भी है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे किस प्रकार से इसके लक्षण कैसे में प्रदर्शित होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि फिनोटाइप कैरेक्टर्स अनुपात क्या होता है, अनुपात ये पूछा जाता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, किस प्रकार से ये फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो इसमें जैसे देखेंगे तो तीन जो हमें एक साथ लंबे दिख रहे हैं, तो बाहरी हमने बताया था कि फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर लक्षणों को देख करके बताया जाए। तो लंबे कितना है, ये भी लंबा है और ये लंबे है, ये लंबे है। तो इस वजह से हमारा 3:1 का अनुपात आया। तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप, जो हमारे बाहरी रूप से देखने को पता चला कि हमारा तीन पौधे लंबे हैं और एक बौना है। लेकिन अगर हम यही जीनोटाइप देखें, तो जीनोटाइप जो होता है, तो जीनोटाइप अनुपात जो हमारा आएगा उसका मतलब है कि हम जीन संरचना को जानेंगे। तो जीनी संरचना हमारी क्या है, एक अनुपात में कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसे दो और इसे एक और इसे एक। तो इस प्रकार से 1:2:1 के अनुपात में हमें जीनोटाइपिक अनुपात प्राप्त होता है। इससे कि ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये जीन्स हैं, तो जीन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो आंतरिक संरचना जो हम देखेंगे तो उनके आधार पर हम ये तय करेंगे कि इसमें दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो संकर लंबे पौधे हैं, और एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना है। चलिए नेक्स्ट आगे मेंडल का थर्ड लॉ देखते हैं और किस प्रकार से यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा भी जाता है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र पहले से आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस, यानी कि किसी के साथ नहीं उसके कैरेक्टर्स को प्रदर्शित किया जा सकता है, और यह द्विसंकर संकरण ही होता है। द्विसंकर मतलब आप पहले से जान चुके हैं, मेंडल की शब्दावली में हम लोगों ने जाना था कि द्विसंकर मतलब जब हम किसी पीढ़ी में दो कैरेक्टरों को एक साथ अध्ययन करते हैं तो हमारा दो संकर संकरण कहलाता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत पूछा जाने वाला एक कॉन्सेप्ट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आता है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यह क्या होता है, किस प्रकार से कैरेक्टर्स होते हैं,
वो जानेंगे। इसमें पौधों के दो जोड़ी लक्षण का एक साथ अध्ययन किया जाता है और कैसे वो लक्षण हम लोग देखेंगे। तो जब दो या दो से अधिक युग्मकों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो पृथक्करण जो होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है तथा ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बना सकते हैं। तो जो जीन्स एक दूसरे करेक्टर से मिलते हैं तो वो कैसे संयोग बनाते हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से जीन एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्या इनके करेक्टर्स एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं या नहीं। तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात हम ये जानते हैं कि जो लक्षण है करेक्टर्स है तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दूसरे रूपों से किस प्रकार से पृथक हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस रहते हैं। तो और एक लक्षण ही वंशागत दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो एक जो लक्षण की वंशागत होती है वह दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यह हमारा स्वतंत्र अभिवहन का नियम है, जिसमें सभी जो करेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग कहीं कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्लास का आप चार्ट देख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि येलो राउंड, जैसा कि बीज का जो यहाँ पर करेक्टर लिया गया है, तो इसके एग्जाम्पल में आप जानेंगे कि हमने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पर बीज का आकार और रंग, तो जो बीज है वो उसका आकार और दूसरा उसका करेक्टर है रंग। तो दो विपरीत इसके लक्षण हैं, उनकी हम यहाँ पर वंशागत का अध्ययन करेंगे। तो जैसा यहाँ पर आकार यहाँ पर दिया गया है राउंड और रंग दिया गया है पीला, तो जैसे कि राउंड एंड येलो, तो इस प्रकार से हम इनके करेक्टरों को देखेंगे। तो यही हमारे जीन्स दिए गए हैं। कैपिटल वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, और कैपिटल आर जो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहीं पर जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन, और स्मॉल आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पर रिंकल्ड। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से यह आकार और आकृति के आधार पर, रंग के आधार पर यहाँ पर वंशागत होती है। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें जब क्रॉस कराया जाता है तो जो P1 जनरेशन है, P1 जनरेशन से जब हमें जो गैमीट्स प्राप्त होते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हाइब्रिड है। कैसे है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड है, इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ करेक्टर्स आगे बनते हैं और स्वतंत्र होते हैं, किस प्रकार से लक्षण। तो F1 जनरेशन हमें जो प्राप्त हुई वो सभी फिनोटाइप में कैसी थी, येलो थी और राउंड थी। तो इसमें हमें जो करेक्टर प्राप्त हुआ वो गोल और पीले बीज वाला प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसके गैमेट्स बना करके F2 जनरेशन का अध्ययन करते हैं तो F2 जनरेशन में हम इसके जो करेक्टर्स देखते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो ये दोनों करेक्टर्स मेल और फीमेल के हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो मेल और फीमेल, तो ये अलग अलग करेक्टर आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। तो जैसे इसका हम करेक्टर्स का क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे रूल्स सभी लागू होंगे। अगर कैपिटल वाई एक भी है तो वहां पर हमें कैपिटल वाई है तो हमें यहाँ पर येलो लिखना होगा, और अगर एक कैपिटल आर है तो हमें राउंड लिखना होगा। और रिसेसिव में आप जानते हैं कि अगर दोनों स्मॉल वाई हैं तो हमें वहां पर दोनों रिसेसिव हैं और इसकी वजह से हमें रंग को ग्रीन प्रदर्शित करना पड़ेगा। और अगर दोनों स्मॉल आर हैं तो बीज का जो आकार है वो रिंकल्ड ही हमें प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें ये देख लेना है
कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक आपको याद रहे और उसको कैसे यहाँ पर नाम लिखने के आधार पर आपको लिख देना है। तो कैपिटल वाई, तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी में कैपिटल वाई है, तो ये तो आपको येलो रहने वाले हैं। कैपिटल आर रहेगा तो राउंड रहेगा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसलिए ये आप एक समान लाइन बना लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको ट्राइंगल बनाने से आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीच में से ऐसे आते हैं, ये सभी जो होते हैं वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई के, एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर होने के कारण राउंड एंड येलो होते हैं, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट होने के कारण ये हमारे 9 जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 जो है वो रेशियो में आ जाते हैं जो राउंड और येलो होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे एक कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, और दोनों स्मॉल वाई हैं, दोनों कैपिटल आर है। तो इसमें एक आपको कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई होने के कारण यहाँ पर ग्रीन कलर को प्रदर्शित किया गया है, तो इसलिए यह 3 है। कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो ये आपको 3 दिए गए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल वाई और कैपिटल वाई के साथ में यहाँ पर स्मॉल आर दिया गया। तो कैपिटल वाई आपको दिया गया है कि येलो को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पीला रंग दिया गया है, और स्मॉल आर जो है वो रिंकल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बीज का आकार है वो झुर्रीदार है, यानी कि चपका हुआ है, दबा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर झुर्रियाँ आई हुई हैं इसमें बीज में। तो ये 3 जो करेक्टर्स होते हैं ये आपको पीले और झुर्रीदार के मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर 3 रेशियो हो गया। और ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो जिस वजह से एक केवल जो करेक्टर ऐसा है जो अपने लक्षणों को यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में अलग कर रहा है, और इस प्रकार से जो करेक्टर्स आया है एक अनुपात में, वो हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल आर का आया। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो येलो कलर है वो स्मॉल आर के साथ मिल रहा है, और जो ग्रीन जो कलर है वो कैपिटल आर और यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। इससे ये अलग अलग करेक्टर्स जो हैं वो सब अपने अपने चारों जो रूप रंग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इसमें स्वतंत्र अवस्था से एक दूसरे में जा सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि राउंड और येलो जैसे हमने दोनों बीज लिए थे उनमें हमें ग्रीन और राउंड बीज भी प्राप्त हुए, इसलिए ये कह सकते हैं कि इनके जो करेक्टर्स हैं वो स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे में प्रदर्शित हो सकते हैं। तो ये है हमारा स्वतंत्र अभिवन का नियम जो मेंडल का थर्ड लॉ है, और इसके बारे में आप यहाँ पर भी सीखेंगे कि इसका भी फिनोटाइप, तो फिनोटाइप तो आपने देख लिया, बाहरी संरचना जो आपको 9:3:3:1 में प्राप्त होती है। लेकिन अगर इसकी हम यहाँ पर जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप की बात करने पर आप देखेंगे कि कैपिटल, इसको देख लेना है अच्छे से, कैपिटल वाई और कैपिटल आर अगर ऐसा कहीं आपको मिलता है तो वो एक करेक्टर होगा, तो ऐसा करेक्टर कहीं आपको दूसरा नहीं मिलने वाला है, इसलिए एक हो गया। अब यहाँ पर देखें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, तो ये आपको 2 मिलने वाले हैं, तो ये आप यहाँ पर 2 रेशियो लिख लेंगे, सेम होंगे, इसलिए उनकी हम जीनी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैपिटल आर एक और स्मॉल आर एक, कैपिटल वाई स्मॉल आर और एक कैपिटल आर, तो ये हमारा यहाँ पर एक ही संरचना है, तो ये हम 2 लिखेंगे। इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आप जो लाइन बनाएंगे ये बिल्कुल सेम है, एक से पैटर्न पर है, तो ये हमारे 4 है। इसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक करेक्टर लिखेंगे। और दूसरा है कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर आपको ये एक मिलने वाला है, तो ये आपने एक लिख लिया। और कैपिटल वाई स्मॉल आर ये 2 आपको मिलने वाले हैं, तो ये आपने 2 लिख लिए। अब इसके बाद में यहाँ पर
स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर आपने 2 लिख लिए और यहाँ पर आपने 1 लिख लिया। तो ये हमारा जो 16 का पैटर्न है वो इस पर लागू होता है। जैसे 1 2 3 3 और 2, 5 5 4 9 और 10 11 और 2 13 13 और 2 आपको 15 15 1 16। तो ये हमारा जो रेशियो है वो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जीनोटाइप है। जो अलग अलग रेशियो आते हैं तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये आपका फिनोटाइप है और ये आपका जीनोटाइप है जो पूछा जा सकता है। तो इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और जो हमारा रेशियो 1:2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 1 जो आया हुआ है वो हमारा जीनोटाइप है, जो हमारी जीनी संरचना को व्यक्त करता है। तो ये हमारा जेनेटिक्स से संबंधित एक कॉन्सेप्ट रहा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी मेहनत के साथ बनाया गया, जैसा हुआ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।